लोन धोखाधड़ी में आरोपी पुलिस पांडे के खिलाफ मामला दर्ज। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में लोन दिलाने के नाम पर 24-25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले सुमित पांडे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी प्रदीप शिंदे ने बताया कि सुमित लोन के पैसे खुद हजम कर लेता था। पुलिस ने धोखाधड़ी के सबूत जुटा लिए हैं और आरोपी के ठिकानों पर दबिश जारी है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। वैसे मामला तो पुराना है और बैक डेट में ही पंजीबद्ध हुआ है। आज का डेट तो 6 हो गया है ना, 5 हो गया। डेट नहीं बताना, हम बता दे रहे हैं ना। ठीक है, चालू करें। इसमें आधारताल थाने में विगत दिनों एक मामला पंजीबद्ध हुआ है धोखाधड़ी का। इसमें एक व्यक्ति है सुमित पांडे, इसके द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करके इनके नाम पे बैंक से लोन उठाया गया है और जो जिनके नाम पे लोन उठाया है उनको ये पैसा नहीं मिला है और इस जो आरोपी है सुमित पांडे, इसके द्वारा ही इसको खर्च कर लिया गया है। ये कंप्लेनेंट जो थे कमल गढ़वाल, इनकी रिपोर्ट पे ये थाना आधारताल में मामला पंजीबद्ध हुआ है। ये मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है और इसमें जो भी एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। सुमित पांडे के द्वारा और कितने लोगों के साथ में इस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है, इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी मिली प्राइमरी रूप से लगभग इसमें 24-25 लाख रुपए का इनके द्वारा धोखाधड़ी का काम किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? अभी आरोपी जो है अरेस्ट नहीं हो पाया है, हम शीघ्र ही इसको अरेस्ट कर लेंगे। मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें अभी प्राइमरी रूप से तो 2 लोगों के साथ में इसके द्वारा धोखाधड़ी करना पाया गया है, पर जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके अकॉर्डिंग और भी जो इसमें शामिल होंगे उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे और इसमें और कितने लोगों के साथ में और कहां किया है इस बात का भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जबलपुर के तिलवाड़ा थाना क्षेत्र में सिवनी टोला गांव के बंशकार परिवार पर 31 दिसंबर को 40-50 हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया। छोटे बेटे देव पर ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। बड़ा बेटा दीपक छत से भागकर लापता हो गया। घटना के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के नाम बताए और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की है। परिवार पर जातिगत अपमान और घर कब्जाने की धमकी देने का आरोप है। घायल देव अस्पताल में भर्ती है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। तारीख की रात की बात है, मैं तिलवाड़ा घाट में दुकान लगाई थी। मैं मेरे पति, मेरे पास फोन आया मेरे छोटे बेटे का कि मम्मी भैया शराब पिए हैं, चौगड्डा में शायद किसी को गाली गलौज दे रहे हैं। तो मैं जल्दी से दुकान बंद करके घर आई। मेरे को नहीं मालूम कि भैया जी और मेरे बेटे के बीच में शायद विवाद चल रहा है। ना ही तो कभी मेरे को लड़के ने बताया, ना ही मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि क्या बात है। कल जब उस दिन मैं आई, चौगड्डा में मेरा लड़का खड़ा था, मैं उसको ले जा रही थी तो मेरे को गाली गप्ता दे रहा था। मेरा लड़का 100 का मांग रहा था तो मेरे को गाली गलौज दे रहा था। तो बबीता करके है बर्मन, जिसकी दुकान है किराना की, उसने अपने ऊपर ढार के और जित्तू और भैया जी के साथ मिल के मेरे घर में 40-50 लड़के बैठे और उन लोगों ने मेरे बच्चों को बहुत मारा पीटा, दोनों को मेरे साथ झीका झपटी की। जित्तू यादव, भैया जी, गिरानी मरावी, अमित पटेल चक्कीवाला, मनोज गौड़ उनकी पत्नी, बर्मन उनके 3 बेटे, आशु बर्मन, कल्लू पटेल, धनराज लम्हेटी का है, अभिषेक पटेल, आकाश कोरी, ये लोग थे। इनके हाथों में हथियार था। जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 10 बजे जैक्सन होटल के पास कुछ बदमाशों ने 30-40 साल के एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना में क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शहर में बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं चिंता का विषय बन गई हैं। आज 10-10:30 बजे के दौरान सूचना मिली थी कि दत्त अपार्टमेंट के सामने जैक्सन होटल के साइड में कोई व्यक्ति बेहोश हालत में पड़ा है। तो उसको तत्काल जाके पुलिस द्वारा उठा के अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। अज्ञात था उस समय। जब पास पड़ोस से पता किया गया तो ये आदमी दया शंकर नाम का है, जो 35 से 40 साल उम्र है। ये पुताई का काम करता था। अपने घर से करीब 9:15 बजे काम के तलाश में निकला था, जो मृत हालत में मरचूरी में रखा गया है। परिजन आ गए हैं, पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। लगभग कितने घाव है सर? घाव इसको हैं 5-6 घाव हैं। किस चीज़ से? ये चाकू जैसे उससे से आना लग रहा है। और इसकी पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं। अपराधी में कोई सेना? अभी तो कोई वो नहीं, अज्ञात है और ज्ञात कर लिया जाएगा जल्दी से जल्दी।
जबलपुर पुलिस ने 8 थानों की संयुक्त कार्रवाई में अवैध फायर आर्म्स रखने वाले 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 15 देसी पिस्टल, रिवॉल्वर और कट्टे सहित 19 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई बेलखेड़ा, पन्नानगर, बरेला, कुंडम, शाहपुरा, हनुमानताल, रांची, मड़ोताल थाना क्षेत्रों में हुई। आरोपियों से पूछताछ जारी है कि उन्होंने ये हथियार कहां से और कैसे हासिल किए। पुलिस का यह अभियान अपराधियों पर लगाम कसने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जारी है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर महोदय के मार्गदर्शन में जबलपुर जिले में इलीगल फायर आर्म्स रखने का और इस इलीगल फायर आर्म से होने वाले अपराध को रोकने के लिए हमने 2 दिन से लगातार एक अभियान चला रहे। उसी अभियान के रूप से टोटल हमने 2 दिन में, मतलब परसों और कल 2 दिन को मिलाकर हमने 16 आरोपियों को पकड़ाया है और 16 आरोपियों से हमारे को 15 टोटल फायर आर्म्स मिले हैं, इलीगल फायर आर्म्स, और उसके साथ टोटल 19 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। टोटल बेलखेड़ा थाना, शाहपुरा थाना, पनागर थाना, बरेला, कुंडम, हनुमानताल, रांची और माड़ाताल, टोटल 8 थानों में हमने इस 16 आरोपियों के खिलाफ हमने 25 और 27 आर्म्स एक्ट के अंदर उनके खिलाफ हमने FIR करके कार्रवाई की है और इनको सभी को हमने गिरफ्तार करके उनका पूछताछ भी जारी कर रहे हैं। टोटल इसमें 16 आरोपी है। बेलखेड़ा में 2 आरोपियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। उसके अलावा पनागर में हमने टोटल 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बरेला, कुंडम, शहपुर में हमने 1-1 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और हनुमानताल में हमने टोटल 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और उसके साथ हमने रांची में 2 आरोपियों के खिलाफ और टोटल माड़ोताल में 2 आरोपियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। उन लोगों का 16 लोगों का हमने लगातार पूछताछ कर रहे हैं और कहाँ से ये लोग फायर आर्म्स को लेके आए हैं, सप्लाई चेन को हमने ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसके अलावा विद इन द स्टेट, विद इन द मध्य प्रदेश कोई सप्लाई कर रहे हैं या आउट ऑफ द स्टेट, मतलब मध्य प्रदेश के बाहर से कोई सप्लाई वगैरह कर रहे हैं, उसका भी हमने लगातार पूछताछ जारी। मतलब यही बता रहा हूँ ना, टोटल बेलखेड़ा में 2 है, 2 पिस्टल पकड़ा गया है। पनागर में टोटल 4 आरोपियों के खिलाफ 4 पिस्टल पकड़ा गया है। बरेला, कुंडम, शाहपुरा में 1-1 पिस्टल पकड़ा गया है और हनुमानताल में 3 पिस्टल पकड़ा गया है और रांची में 2 और माड़ोताल में 2 पिस्टल पकड़ा गया। टोटल हमने पिस्टल इन द सेंस टोटल 15 फायर आर्म्स को हमने इनके तरफ से हमने जब्ती की है और उसके साथ 19 जिंदा कारतूस भी उनके तरफ से हमने जब्ती की है। मतलब ये घटना के अलावा ये कोई इस फायर आर्म से कोई घटना हुआ नहीं है, पर मेन हमने इस घटना को रोकने के लिए इस इलीगल अवैध तरीके से फायर आर्म्स यूज़ कर रहे लोग और इस फायर आर्म्स से होने वाले घटना को हमने दृष्टिगत रखते हुए हमने 2 दिन से एक अभियान शुरू किए थे। उसी अभियान के फलस्वरूप से हमने 15 फायर आर्म्स को हमने इस अपराधियों से हमने जब्त किए। अभी लगातार पूछताछ चल रही है, इनका सभी हमने आरोपी लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। अभी सारे आरोपियों के खिलाफ हमने थानों में पूछताछ जारी है। वही मतलब थोड़ा दिन के बाद पता चल जाएगा इनको किस किस लोगों ने सप्लाई किए है और कहाँ से इनको ये फायर आर्म्स मिले, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अभी लगातार पूछताछ चल रहा है, वो लिंक को हम तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक आदमी बोल रहा है हम इस आदमी से हमने फायर आर्म्स खरीदा है करके, पर उसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है, सोर्स कहाँ हो रहा है, उसको हमने थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए हमने सभी थानों से हमने 1-1 आदमी को हमने चुन के हमने एक टीम भी बना लिया है। शहर का भी हमने टीम बना लिया, देहात का भी टीम बना लिया और क्राइम का एक सेपरेट हमने टीम इसको इन्वॉल्व किया है। ये फायर आर्म्स को डील करने के लिए हमने एक सेपरेट टीम भी बना ली है। मतलब कुछ लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण है और बाकी लोगों का भी हमने आइडेंटिफाई कर रहे हैं किन के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड है करके, तो पता चल जाएगा। मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में, मतलब शुरुआत की इंक्वायरी में यही पता चला है, ये कुछ इसमें देसी कट्टा भी है और देसी पिस्टल्स भी है। इसकी रेंज शुरू होता है 4-5 हज़ार से शुरू होता है और उसका फाइनेंस, मतलब किसका क्वालिटी अच्छा रहता है उसका रेट 15-20 हज़ार तक भी चले जाता है। मतलब एक कार्रवाई लगातार चलता रहेगा, ये शुरुआत है बस। 2 दिन से हमने इस फायर आर्म्स के खिलाफ हमने एक अभियान शुरू किया है, ये बस शुरुआत है, आगे भी ये कार्रवाई चलता रहेगा। मतलब इसमें मेन टीम तो क्राइम ब्रांच का ही है, एडिशनल एसपी क्राइम भी है और डीएसपी क्राइम भी है और इसके अलावा इंस्पेक्टर क्राइम भी है और बाकी हमारा क्राइम टीम भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है। और इसके अलावा सिटी के कुछ स्थानों के हमने चिन्हित किया है, ओमती, बेलबाग, गमापुर, गोहलपुर, वहाँ से भी हमने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, उनका टीम भी इसमें काम कर रहा है।
जबलपुर के मालवी चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने परमिट और फिटनेस के बिना चल रहे ऑटो चालकों पर कार्रवाई की। ट्रैफिक डीएसपी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि जिन ऑटो चालकों के परमिट निरस्त हो चुके हैं या जिनके पास फिटनेस दस्तावेज नहीं है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और कई ऑटो जब्त किए गए। ये बहुत बड़ी संख्या में शहर में ऐसे ऑटो संचालित हो रहे हैं जिनके पास विधिवत जिनके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुके हैं, परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है। दूसरा, नए प्रकार के जो वाहन है, ई रिक्शा, ई ऑटो, ये शहर में आ चुके हैं। तो ऐसे ऑटो जिनके रजिस्ट्रेशन समाप्त हैं या जिनके कागज जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है, ये उनके लिए चेकिंग की जा रही है, उनको शहर से बाहर करने की कार्रवाई ये लगातार जारी रहेगी। अलग अलग चौराहों पे, आज ये 3 पत्ती पे कर रहे हैं, ये बदल चौराहे बदल कर उस पर लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर हम संख्या की बात करें तो कितने ऑटो होंगे शहर? एग्जैक्ट जानकारी तो आरटीओ कार्यालय से मिलेगी, पर 3 से 3.5 हजार के बीच में इनकी संख्या होगी। तो सर, वहाँ पहले आरटीओ साहब ने भी जो है कार्रवाई की थी, ऑटो के परमिट निरस्त हुए थे, तो इसको लेकर क्या आप लोग चेकिंग कर रहे हैं? ये वही चेकिंग है। जिन ऑटो के परमिट निरस्त हो चुके हैं वो भी चोरी छुपे शहर में आगे ऑटो चलाते हैं, जिससे चौराहों पे और बाजारों में इन वाहनों की संख्या ज़्यादा हो रही है और अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। तो उसी के दृष्टिगत पूरी कार्रवाई की जा रही है। कुछ हिदायत भी दी जा रही जो अवैध तरीके से। हिदायत ऐसा है कि ऑटो वालों की बहुत सारी शिकायतें शराब पी के वाहन चलाने की, आम लोगों सवारियों से बदतमीजी करने की। दूसरा, ये वर्दी नहीं पहनते, नेम प्लेट नहीं रहती तो लोगों को जानकारी नहीं हो पाती। तो ये सब समझाइश दी जा रही है कि प्रॉपर अपना जो यूनिफॉर्म है वो धारण करें और जो आने वाली सवारियां हैं उससे अच्छा व्यवहार करें। नाबालिग बच्चे जो रिक्शा चला रहे हैं वो कार्रवाई अलग से संचालित होगी। वर्तमान में ई रिक्शे के लिए हम उनके 3 जोन का निर्धारण किया है। जैसे ट्रैफिक के 3 थाने हैं, गढ़ा, घमापुर और मालवी चौक, तो यही 3 जोन बनाए गए हैं। अभी 15 जनवरी तक हम वहाँ उन जोन में उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हम उनका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड, तो ऐसे लोग उसमें पहचान हो सकेगी जो बिना लाइसेंस के या नाबालिग हैं ऑटो चला रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को नशे में वाहन चलाते हुए डॉक्टर संजय पटेल ने एसबीआई चौक पर 2 लोगों की जान ले ली और 4 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों की हाल जाना और घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। मंत्री ने शहर की यातायात व्यवस्था और खराब ट्रैफिक सिग्नल को जल्द सुधारने का आश्वासन दिया। विजयनगर में पिछले दिनों जो एक दुर्घटना हुई थी उसमें 2 लोग मृतक हुए हैं और 2 घायल हैं। तो आज जो दोनों घायल थे उनको देखने के लिए मैं अस्पतालों में अलग अलग गया था। डॉक्टर्स की देखरेख में उपचाररत है। एक तो आज उनका छुट्टी भी हॉस्पिटल से होने जा रही है और दूसरे हैं, उन्हें तो कुछ अभी एक बच्ची है जो कोचिंग से वापस निकल रही थी, उसको थोड़ी गंभीर चोटें हैं, लेकिन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। और इस संपूर्ण घटना के लिए प्रशासन अपने स्तर पर सारी बातों की जांच कर रहा है। जो दोषी हैं उनके लिए भी प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां करके रखी हैं। भाई साहब, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था है जो ट्रैफिक सिग्नल खराब है, लगातार हादसे हो रहे हैं शहर में, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, ट्रैफिक सिग्नल खराब है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सिस्टम जो है उसको ठीक करने की थोड़ी और भी आवश्यकता है। कई बार कुछ तकनीकी कारणों से अचानक भी ये खराबी आती है, तो उसको भी समझने की आवश्यकता है कि वो स्थायी रूप से खराब था या उस समय पर खराब हुआ। और ये सभी के लिए ट्रैफिक व्यवस्था तो समाज की जागरूकता का विषय है। संपूर्ण समाज जब तक इसकी चिंता नहीं करेगा, केवल और केवल शासन के स्तर पर ट्रैफिक व्यवस्थाएं ठीक नहीं की जा सकती। शासन के स्तर पर इसमें कड़ाई बरती जा सकती है और चुस्त किया जा सकता है, जो लगातार करने के प्रयास स्थानीय तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किए भी जा रहे हैं। लेकिन इसमें संपूर्ण समाज को अपने अपने हिस्से का योगदान देना पड़ेगा, तब शहर का ट्रैफिक व्यवस्थित होगा।